जॉर्ज साहब, सर जिस तरीके से वाहिद इमरान ये बता रहे हैं कि टर्न आउट जो है वो आखिरी जो एग्जिट पोल थे उनके मुताबिक तो 47 था, फिर 50 प्लस हुआ और अब 55 के करीब बताया जाता है। अब आप ये देखिए कि अवामी लीग इसके अंदर मौजूद नहीं है और माजी का अगर टर्न आउट देखा जाए तो वो भी इसी के करीब था, एक बार 87 के ऊपर सिर्फ गया। तो अब इस टर्न आउट के हवाले से आप इस इलेक्शन को किस नजर से देखते हैं कि जहां पे सिर्फ तोड़ फोड़ के भी इक्का दुक्का वाकयात पेश आया, उसके अलावा बड़ा पुरअमन माहौल के अंदर ये इलेक्शन हुआ? जी, असल में टर्न आउट का ये खदशा थोड़ा सा मौजूद था, इसलिए नहीं कि अवामी लीग नहीं है इसमें और कोई वो सॉफ्ट बॉयकॉट कर रहे हैं, बल्कि ज्यादा इस वजह से कि वहां पे ये इस वक्त जो ये इलेक्शंस के साथ साथ वो रेफरेंडम जिसका आपने जिक्र भी किया वो भी हो रहा है। तो उसमें उन्होंने एक ड्रिल की थी पहले, जिससे ये पता चला कि क्योंकि वो एक हर शख्स को 2 वोट देने हैं, हर जो भी वोटर है, तो उसमें टाइम बहुत ज्यादा लग रहा है। तो उन्होंने देखा था कि उसमें वक्त बहुत ज्यादा लग रहा था जो वोट कास्ट करने में सबको। तो उसकी वजह से ये खदशा था कि ये टर्न आउट लो हो जाएगा, बिकॉज वो जो है ना, क्योंकि 2 वोट देने हैं रादर देन एक की बजाय 2 इलेक्शंस हैं एक किस्म के एक ही दिन में, तो उस वजह से अच्छा लोअर टर्न आउट का ये अंदाजा पहले लगाया गया था कि अगर टर्न आउट लोअर होता है 60% से या 65% से भी, खसूसन अगर 65% से कम होता है, तो उसका फायदा फिर ये जमात इस्लामी वाला जो अलायंस है, जिसमें फिर ये एनसीपी भी शामिल है, वो जो जेनजी वालों की पार्टी है, यंगस्टर्स की, ऑल्दो कि उनकी ओपिनियन पोल्स में तो सिर्फ कोई 4-5% के करीब ही उनकी रेटिंग है, लेकिन ओवरऑल जो जमात इस्लामी का अलायंस है उसकी रेटिंग, जिस तरह आपने कहा, वो पोल्स में बिल्कुल करीब हैं। वो बहुत ही कम फर्क है दोनों जो अलायंसेस हैं, जो 9 पार्टी अलायंस है पीएनपी का और जो 11 पार्टी अलायंस है जमात इस्लामी का। तो लोअर वो जो थोड़ा टर्न आउट हुआ है और जिसकी बुनियादी वजह शायद वही है जिसका खदशा जाहिर किया जा रहा था कि क्योंकि वो दोनों वोट डालने हैं हर एक वोटर को एक रेफरेंडम के लिए भी, और ये रेफरेंडम भी बहुत अहम है। बिकॉज देखें, इस रेफरेंडम में जो बांग्लादेश की जमहूरियत जिसे जो कहते हैं रिपब्लिक है, उसकी आइडियोलॉजी थोड़ी सी चेंज होनी है। वो एक सेकुलर सोशलिस्ट रिपब्लिक से उसको वो एक डेमोक्रेटिक और जो है ना पॉपुलर विल्ड जो रिपब्लिक और ह्यूमन राइट्स के ज्यादा ओरिएंटेड रिपब्लिक बनाना चाह रहे हैं, और साथ ही साथ वो मैसिव चेंजेस कर रहे हैं। मिसाल के तौर पे ये जो पार्लियामेंट है इनकी यूनिकैमरल है, उसको बायकैमरल कर रहे हैं, यानी कि 2 ईवान होंगे एक ईवान की बजाय। इसी तरह प्राइम मिनिस्टर की पावर थोड़ी सी कम हो रही है और प्रेसिडेंट की पावर थोड़ी सी ज्यादा हो रही है, ताकि दोनों के बीच में एक बैलेंस हो जाए। इसके अलावा फिर ये है कि जुडिशरी को और स्ट्रॉन्ग कर रहे हैं, फिर इलेक्शन कमीशन को बहुत ज्यादा स्ट्रेंथन कर रहे हैं इसमें। फिर इसके अलावा जो है ना ब्यूरोक्रेसी में रिफॉर्म्स भी शामिल हैं, जुडिशरी की रिफॉर्म्स भी शामिल हैं। तो ये जो है तो वो भी बहुत अहम जो है मरहला है, और इसी वजह से ये इलेक्शन जो हैं ये शायद इनकी तारीख के सबसे कॉन्सिक्वेंशियल या सबसे अहम इलेक्शंस हैं। तो लेकिन ये टर्न आउट उसकी वजह से कम हुआ है, और उस कम टर्न आउट का फायदा जमात इस्लामी को होगा। ये पहले भी कहा जा रहा था, तो वो इस चीज का इम्कान है कि इसका फायदा, क्योंकि जमात इस्लामी का जो अलायंस है उनके वोटर्स जो हैं वो जरा ज्यादा कमिटेड होते हैं। जौहर सलीम साहब, एक का ये कहना क्या है वह प्लान, और दूसरे का ये कहना कि इंसाफ होगा। अब इसमें एक बड़ा उनसर जो नुमाया किया वाहिद इमरान ने वो ये कि माजी के अंदर जो इल्जामात लगे उनके ऊपर, तारिक उर रहमान के ऊपर, और जिनको बीएनपी तो यही कहती थी कि अवामी लीग की तरफ से पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन का शिकार बनाया जा रहा है, लेकिन मुख्तलिफ मौक़ों के ऊपर वो सवाल बदस्तूर मौजूद रहे हैं। तो क्या ये भी बुनियादी उनसर हो सकता है इस इंतखाबात के नताइज में तब्दीली के हवाले से? जी बिल्कुल, मैं किसी टेक्निकल इशू की वजह से उनको सुन नहीं सका बिल्कुल, लेकिन देखें इन दोनों जमातों में एक तो खैर जाहिर है कि जो है जमात इस्लामी इज क्लियरली राइट पे है, राइट पार्टी है, क़दामत पसंद पार्टी है। उसमें जाहिर है थोड़ा सा उनकी जो आइडियोलॉजी है वो बाकी पार्टियों से मुख्तलिफ है। बीएनपी भी राइट ऑफ सेंटर है, वो राइट तो नहीं है लेकिन राइट ऑफ सेंटर है, और ये हसीना वाजिद की ऑफकोर्स अवामी लीग जो है जो इलेक्शंस में नहीं है वो लेफ्ट ऑफ सेंटर पार्टी थी। तो इनके मंशूर में भी जाहिर है बहुत ज्यादा फर्क है। देखिए, जो इशू है इस इलेक्शंस में 4-5 इशू हैं मेन। एक इशू तो ये है, ये जो है ना वही डायनेस्टिक जो पॉलिटिक्स है बांग्लादेश में, क्योंकि वहां पे 40 जैसे भी ज्यादा साल से वो 2 खानदानों के बीच में सारा मुकाबला हो रहा था, खालिदा जिया और हसीना वाजिद, जो कि शेख मुजीबुर रहमान का एक तरफ और जनरल जियाउल हक की जो है वारिसान दूसरी तरफ। तो उससे भी काफी ज्यादा जाहिर है अवाम का एक हिस्सा
उससे बाहर निकलना चाह रहा है। फिर करप्शन वहां पे बहुत बड़ा इशू है, क्योंकि करप्शन के बहुत सारे इल्जामात जो हैं वो लगते रहे हैं। अवामी लीग पे तो बहुत ही ज्यादा लगे पिछले दौर में, उससे पहले कुछ पीएनपी पे भी, और तारिक रहमान पे आपने सही कहा, उन पे भी थे। तो वो भी बहुत बड़ा इशू है। खसूसन ये जो जेन जी है, यंगस्टर्स जो हैं, वो चाहते हैं कि बिल्कुल एक क्लीन जो है ना, करप्शन से पाक जो है गवर्नेंस हो वहां पे। फिर उसके बाद इंसाफ जो है वो भी बहुत अहम है, बिकॉज जाहिर है जो इस तरह के मुल्क हमारे जैसे जो है, उसमें फिर क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम और ब्यूरोक्रेसी और बाकी जगह पे वो उसमें मसाइल होते हैं। फिर अनएम्प्लॉयमेंट बहुत बड़ा इशू है वहां पे। देखें कि जो 40% आबादी है वो 30 साल से कम उम्र की है बांग्लादेश की, और उनमें नौकरियां उस तरह से नहीं मिल रही जितनी ज्यादा तादाद वो फारुगुल तहसील होती है दरसगाहों से हर साल। तो वो एक बड़ा इशू है। फिर उसके बाद जो इकोनॉमिक ग्रोथ है उनकी, वो भी पहले से नीचे आई है। इकोनॉमिक स्टेबिलिटी भी उस तरह की नहीं। बांग्लादेश तो एक एशियन टाइगर के तौर पे चल रहा था बहुत साल से, लेकिन अभी कुछ सालों से उसमें कमी आई है। दुनिया में भी थोड़ा सा पहले के मुकाबले में उनकी जो मार्केट, बिकॉज उनकी सारी तो एक्सपोर्ट बेस्ड इकोनॉमी है। टेक्सटाइल में दुनिया के बड़े प्लेयर्स में आते हैं। पाकिस्तान को बहुत साल लोग पहले से वो पाकिस्तान को सरपास कर चुके हैं अपनी टेक्सटाइल एक्सपोर्ट्स में। ऑलमोस्ट पाकिस्तान से डबल उनकी टेक्सटाइल एक्सपोर्ट्स हैं। ठीक है। तो वो भी है बिल्कुल। इकोनॉमिक डेवलपमेंट, इकोनॉमिक ग्रोथ भी उसमें है। अच्छा, अब इसमें देखें दूसरी तरफ जो है, जमात इस्लामी से कुछ जो वहां पे तबकात हैं उनके कुछ खदशात भी हैं, क्योंकि जो है ना, माजी में जो है जमात इस्लामी को थोड़ा सा वहां पे कुछ तबकात में थोड़ा सा शक की निगाह से भी देखा जाता था। तो फिर वहां पे देखें एक जो हिंदू अक़लियत है। हालांकि इस बार इंटरेस्टिंग चीज ये है कि ये सर्वेज में ये चीज आई है कि 30% जो अवामी लीग के वोटर्स थे वो इस वक्त जमात इस्लामी को सपोर्ट करेंगे इस इलेक्शंस में पोल्स के मुताबिक, और 40% से ज्यादा जो है वो बीएनपी को करेंगे। तो वो वोटर्स भी स्प्लिट हैं, ये नहीं कि सारे वो जमात इस्लामी के खिलाफ के हैं। तो ये एक इस वक्त जो है एक जो ये इलेक्शंस हैं, ये बहुत ही ज्यादा अहम इसलिए है कि एक तरफ तो थोड़ी सी आइडियोलॉजिकल बीस में डिवाइड है इन इलेक्शंस में, जो पहले के इलेक्शंस में इतनी ज्यादा नहीं होती थी। जौहर सलीम साहब, मेरा सर एक सादा सा सवाल ये कि एक तरफ जेन जी है जो उस इत्तेहाद का हिस्सा है, जिस इत्तेहाद के बारे में ये एक नेक टू नेक पोजीशन के अंदर है। फर्ज कर लें, मैं मफरूज़े के ऊपर सवाल कर रहा हूँ, अब जो सिचुएशन निकलती है वो तो एक अलहदा से है कि अगर जेन जी बरसरे इक़्तिदार नहीं आती, उनकी नुमाइंदा जमातें नहीं आती, या जिनको वोट कर रहे हैं वो नहीं आते, तो क्या नताइज तस्लीम करते हुए का मंजरनामा देख रहे हैं, या फिर आप देख रहे हैं कि कोई केओस जो है वो हो सकता है? जी, इसमें जो जेन जी की पार्टी है, एनसीपी जो है, जो वो उन लोगों ने बनाई, नाहिद इस्लाम जिन्होंने वो मूवमेंट के लीडर्स थे में से थे, उनका शुमार होता है, और वो उन्होंने बनाई है। लेकिन काफी सारे लोग उनके साथ नहीं भी आए, उस मूवमेंट के लोग। अब एनसीपी जो है वो तो ओपिनियन पोल्स में सिर्फ कुछ 3-4-5% तक पोल कर रही थी, और वो सिर्फ 30 सीटों पे कंटेस्ट कर रहे हैं। तो अराउंड 300 में से देखें सिर्फ 30 सीटों पे। तो उसमें से भी इम्कान यह है कि मे बी वो मुख्तलिफ अंदाजे हैं, लेकिन 5 से 10 सीटें जीत सकते हैं। तो उससे वो खैर एक चलें पार्लियामेंट में आएंगे, एक बैलेंसिंग फैक्टर थोड़ा होगा। लेकिन देखिए, इसमें कोई जेन जी की उस तरह की पार्टी नहीं है जो उनकी रिप्रेजेंटेटिव पार्टी हो, क्योंकि वो भी एक अलायंस में आए हैं, वो भी जमात इस्लामी के साथ। पहले उन्होंने कोशिश की थी बीएनपी के साथ मिले, लेकिन बीएनपी सीट एडजस्टमेंट में उनको बहुत कम सीट्स ऑफर कर रही थी।